हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार सा चैप्टर और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 जैक बोर्ड के लिए। या फिर बात करें आप अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। पक्का है आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसमें चैप्टर नेम है आपका, लिख दे रहे हैं तुरंत से आपके सामने में। नाम है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी मॉलिक्यूलर का हिंदी अगर बोल दे अणुओं के हिसाब का जो इनहेरिटेंस है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप इनहेरिटेंस के तह तक जा रहे हैं, एकदम अंदर जा रहे हैं। आपको क्या चीज दिख रहा है उसके बारे में जानेंगे। यानी आप तो ऊपर ऊपर से देख के चले जा रहे हैं कि किसी भी पापा से किसी भी बच्चे तक गुण आना इनहेरिटेंस कहलाता है, लेकिन उसमें आया क्या है क्या चीज नहीं आ पाया है, सब की बात हम इस पूरे चैप्टर में आपको आज समझाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए जुड़ते हैं, चालू करते हैं इसको। सबसे पहला चीज, इसको चालू करने से पहले यहाँ पर एक दो चीजें बातें आपको याद रखनी होंगी। न्यूक्लिक एसिड, क्या बोला जा रहा है कि आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक तो डीएनए हो जाएगा और दूसरा आरएनए हो जाएगा। याद रखेंगे, पहला क्या हो गया है, डीएनए हो चुका है और दूसरा आरएनए हो चुका है। सबसे पहला डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनए और आरएनए को कैसे याद रखें, क्या अंतर होता है। तो सिंपल सा याद रखने का ट्रिक है कि जो डीएनए होता है डबल हेलिकल होता है और जो आरएनए होता है सिंगल हेलिकल होता है। इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल आपको आते होंगे, अच्छी बात है। अब बोला जा रहा है कि ये जो डीएनए है स्टेबल होता है और जो आरएनए है लेस स्टेबल होता है। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम आगे डीएनए आरएनए को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए आरएनए। आरएनए लेस स्टेबल और डीएनए मोर स्टेबल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए हम हेडिंग लगाते हैं डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, पूरा नाम आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि होता क्या है इस डीएनए में। तो याद रखिए, जैसे आपने कभी ना कभी वो रेलगाड़ी तो देखी ही होगी जो पटरियों पर चल रही है, उसमें एक के साथ एक डिब्बा जुड़ा हुआ होता है, एक श्रृंखला होती है, चेन होती है। उसी प्रकार से हमारे डीएनए के पास भी एक चेन होता है, बहुत सारे जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस प्रकार से क्या बोला जा रहा है कि इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये एक चेन है, लेकिन हमारे डीएनए में, इंसान के शरीर में दो चेन होंगे, एक चेन इस प्रकार से और एक चेन इसी पर ऊपर से क्वाइल्ड होगा। अब बोला जा रहा है एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें तीन चीजें हो जाएंगी। पहला चीज क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखेंगे। फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर आपको माइनस चार्ज दिख रहा होगा, इसीलिए जो डीएनए होता है हमारा माइनस चार्ज होता है। और डीएनए कैसा है, एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है। याद रखेंगे, यहां पर माइनस चार्ज आ चुका है। और N2 बेसेज, चलिए N2 बेसेज से पहले एक और चीज हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, पेंटोज शुगर छोड़ दे रहे थे, पेंटोज शुगर। क्लियर है? 5 कार्बन का एक शुगर होगा, पेंटोज शुगर। उसके बाद यहां पर N2 बेसेस होंगे। N2 बेसेस का पूरा नाम नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे। अब बोला जा रहा है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस, डीएनए में आरएनए में, दोनों में हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये प्यूरिन हो सकते हैं या तो पिरिमिडीन हो सकते हैं। अब जब प्यूरिन होगा तो प्यूरिन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो एडिनिन हो सकता है, दूसरा गुआनिन हो सकता है। और पिरिमिडीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, यहां पर थाइमीन आ जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, सबसे पहला साइटोसिन आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा और यूरासिल आ जाएगा।
क्या बोला जा रहा है कि जो N2 बेसिस होते हैं उसमें यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन हो सकता है, यानी अगर बात करें प्यूरिन हो सकता है या पिरिमिडीन हो सकता है। अब बोला जा रहा है कि N2 बेसिस के साथ पेंटोज शुगर जुड़े होंगे और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो डीएनए होगा। लेकिन क्या सारी चीजें डीएनए में प्रेजेंट होती हैं? नहीं सर। यहाँ पर एक चीज जो कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है उसका नाम है यूरासिल, यानी कि यूरासिल कभी भी डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यानी सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा, यानी ओनली इन आरएनए। तो सर क्या आरएनए में 5 बेसेस होंगे? नहीं। अब बोला जा रहा है कि डीएनए में क्या क्या चीजें हुई हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आरएनए में लिख देंगे। तो डीएनए में एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, यानी ATGC है। और आरएनए में उसका जस्ट अपोजिट, यहां पर ए तो है ही, साथ ही साथ टी यहां पर हट जाएगा। आरएनए के लिए कहां गया? थायमिन, थायमिन नहीं रहेगा, यहां पर आ जाएगा UGC। क्लियर? डाउट क्लियर हो चुका? याद रखेंगे डीएनए में एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन होगा, जहां आरएनए में एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन के साथ साइटोसिन होगा। न्यूक्लियोटाइड हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से आया होगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात को और से सुनिएगा कि इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया कि न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले N2 बेसेस होंगे, N2 बेसिस के साथ पेंटोज शुगर होगा और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा। बिल्कुल बोला जा रहा है, अच्छे तरीके से याद करिए। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में तो जुड़े ही होंगे। किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? इसी को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी को हम लोग बोल देंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आगे बढ़िए, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड होगा जिसको हम लोग नाम दे देते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और अब एक न्यूक्लियोटाइड है ये, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी तो जुड़ा हुआ होगा, यानी कि अब इसके साथ और भी न्यूक्लियोटाइड होंगे। जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये देखिए ये जो बॉन्ड होता है, इतना सा बॉन्ड, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस पूरे बॉन्ड को हम लोग बोल देंगे फॉस्फोडाइईस्टर, सॉरी इस प्रकार से हो जाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, PDEB, यानी फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। याद रखेंगे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। यानी अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से जाते जाएं तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से जब हम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड की गिनती करते हैं, अब गिनिए, आपके सामने इस प्रकार से बनाया हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, 4, 5, 6 न्यूक्लियोटाइड का संख्या है। और बॉन्ड का संख्या जरा गिनिए, 1 2 3 4 5। यानी आपको एक चीज सीखने के लिए मिलेगी कि जब न्यूक्लियोटाइड को हम गिनते हैं तो जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड का संख्या हो जाएगा। और वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड समझ में आ चुका है, डीएनए में कौन कौन बेसेस होते हैं, आरएनए में कौन कौन बेसेस होते हैं, क्लियर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कि न्यूक्लियोटाइड हम लोग समझ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये समझ चुके हैं। अब बोला जा रहा है आगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि हम लोग डीएनए को आखिर किस प्रकार के मानते हैं। या बात करें सबसे पहले, इससे भी पहले थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड से पहले कुछ चीजें, सॉरी डीएनए से पहले कुछ चीजें हैं उसको याद कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड है आपके सामने। न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा कि 3 चीजें होती हैं। पहला तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होता है और उसके बाद N2 बेसेस होते हैं। लेकिन अगर हम मान लेते हैं इन तीनों में से एक न्यूक्लियोटाइड में से, यानी कि अगर हम इसमें से किसी भी फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, देखिएगा अगर हमने इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया तो सिर्फ आपके सामने दिख रहा होगा पेंटोज शुगर और N2 बेस। तो यानी कि जब पेंटोज शुगर और N2 बेस दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड।
याद रखेंगे न्यूक्लियोसाइड, यानी N2 बेस में जब हम फॉस्फेट ग्रुप को हटाते हैं वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब बोला जा रहा है कि जैसे एडेनिन के साथ अगर हम लोग मान लेते हैं पेंटोज शुगर जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा एडिनोसिन। क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। थाइमिन के साथ अगर हम लोग पेंटोज शुगर जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा थाइमिडीन। उसी प्रकार से अगर हम लोग जी के साथ यानी कि गुआनिन के साथ पेंटोज शुगर को जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा गुआनोसिन। और अगर मान लेते हैं हम लोग साइटोसिन के साथ में अगर पेंटोज शुगर जोड़ रहे हैं इस प्रकार से साइटोसिन प्लस पेंटोज शुगर तो ये हो जाएगा साइटिडीन। और लास्ट में यूरासिल के साथ अगर हम पेंटोज शुगर को जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपके सामने यूरिडीन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एडिनोसिन, गुआनोसिन और थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, ये क्लियर हो चुका है किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड होता है, किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड होता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से आगे। अब आ जाते हैं प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर पे, जिससे आपके सवाल में 4 चांद लगेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, या यह बोला जा सकता है कि वाटसन और क्रिक के द्वारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए क्या है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। बताइए कि क्या हो जाएगा। तो हम लोग आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस प्रकार का डीएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ऊपर से एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर लिख दीजिए और दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर लिख दीजिए इस प्रकार से। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, हाँ 3 प्राइम से हो जाएगा। ठीक है, डन है। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है और दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि वाटसन और क्रिक ने इनके लिए क्या बोला है। तो उन्होंने एक दो मतलब आपका आंसर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहला आंसर लिखना होगा कि डीएनए इज डबल हेलिकल इन मैनर, यानी कि डीएनए कैसा है आपको देखने के लिए मिल रहा है डबल हेलिकल। डबल हेलिकल हो चुका है। उसके बाद एक प्राइम एक चेन, 1 चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाएगा एंड अनदर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी सीधी सी बात, अगर एक 5 से 3 की ओर जा रहा है तो दूसरा 3 से 5 की ओर जाएगा, एंटी पैरेलल जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो कॉइलिंग होगा ये राइट हैंडेड मैनर में होगा। कैसा होगा? राइट हैंडेड मैनर में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट हैंडेड मैनर। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसके बीच में हाइड्रोजन बेसेस प्रेजेंट होंगे। इस डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बेसेस हो जाएंगे। ए के साथ में टी अटैच होगा और जी के साथ में सी अटैच होगा, यानी ए टी जी सी। याद रखेंगे, ए के साथ जब टी ऐड होता है तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा और जी के साथ जब सी जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि ये जो भी अटैचमेंट होगा इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्टेबिलिटी कौन देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इसके बीच में जितने भी बॉन्ड है सब इसको स्टेबिलिटी देंगे। और यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो एक पिच है इसकी दूरी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 0.34 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 34 नैनोमीटर, यानी 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 0.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। यस, और बोला जा रहा है कि ये जो एक बेस पेयर है, ये जो एक पिच है, एक पिच की दूरी लिखी हुई है ये, और एक पिच में कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 10 बेस पेयर हो जाएंगे। ये है राइट हैंड अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या होगा। ये वाटसन और क्रिक ने इतनी बातें बोली हैं, इसको आपको लंबे तरीके से 5 नंबर का बना लेना होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हम लोग सर्च करेंगे कि क्या होगा जेनेटिक मटेरियल के रूप में, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो जेनेटिक मटेरियल होगा। डन है। सबसे पहला साइंटिस्ट या सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिनका आया है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चलिए आपके सामने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग
प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया है। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट का नाम है और ये आए हैं 1928 ईस्वी में। याद रखेंगे, ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 ईस्वी में। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्टडी की है एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यानी एक निमोनिया का बैक्टीरिया है, उस पर ये स्टडी कर रहे हैं। और ये क्या बता रहे हैं, गौर से हमारे साथ सुनते जाइए, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपको बस क्षण भर में याद हो जाएंगे। आइए सुनिए, क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को देखा तो इनको दो प्रकार के, ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दो प्रकार के दिखे। एक तो एस स्ट्रेन दिखा और दूसरा आर स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन किस प्रकार से इन्होंने बांटा है, गौर से सुनिएगा। ये बोलते हैं कि एस वाले को हम स्मूथ बोलेंगे और आर वाले को रफ बोलेंगे। चलिए बोल देते हैं हम लोग भी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बोल दिए हैं तो लीजिए, एक को स्मूथ और एक को रफ बोलेंगे। किस आधार पर बोला है, तो सीधी सी बात, खुद से सोच के देखिए। अगर मान लेते हैं एक किसी ऊपर लेयर लगा हुआ है तो वो स्मूथ दिखेगा और जिस पर लेयर नहीं है वो रफ दिखेगा, साधारण सी बात है। तो इस पर एक लेयर होता है, उस लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा और इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होगा, यानी कि यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स नाम का कोई भी परत नहीं होता है, एब्सेंट होता है और यहां पर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये स्मूथ होता है और ये रफ हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो थम्स अप करिएगा एक बार अपने चैट सेक्शन में, ताकि हम आपसे बाद में भी कम्युनिकेट कर पाए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन आपको सीरीज में दिखे और आप हमारे साथ में जुड़े रहें। ठीक है, आइए क्या बोला जा रहा है कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा, स्मूथ होगा, ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होगा तो रफ होगा। अभी तक इन्होंने इतनी बात की है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको पता है कि दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक तो एस स्ट्रेन है और एक आर स्ट्रेन है। साधारण सी बात है, इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है। अब किसी भी बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा लेयर क्यों होता है, उसकी रक्षा करने के लिए। तो अब एस स्ट्रेन के पास रक्षा कवच है, यानी सुरक्षा कवच ये लेकर आया है। चलिए, इसके पास ये मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है तो इसके पास एक सुरक्षा कवच इस प्रकार से बना दीजिए। चलिए, लेकिन आर स्ट्रेन के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, बचपन से ही नहीं है, ये बेचारा बिना सुरक्षा कवच के ही जन्म ले लिया है। आइए अब एस स्ट्रेन का पेस्ट बनाइए, आर स्ट्रेन का एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट का मतलब या फिर ऐसे ही बैक्टीरिया को डाल दीजिए। एक चूहे में डाल रहे हैं, माइस में, इसको भी एक चूहिया में, माइस का मतलब चूहिया में डाल रहे हैं। जब एस स्ट्रेन को चूहिया में डालिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि इस बैक्टीरिया के पास लेयर है अपना बचाव के लिए, तो ये उस चूहे के शरीर में बचा हुआ रहेगा। अब जब चूहे के शरीर में वो बैक्टीरिया बचा हुआ है तो बताइए वो चूहे को मारेगा कि नहीं मारेगा, तो साधारण सी बात है, इसमें चूहा क्या होगा, डेड, यानी कि यहां पर वो चूहा डेड हो जाएगा। लेकिन अब आ जाइए आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन में बोला जा रहा है कि इसके पास सुरक्षा कवच नहीं है। कौन से, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास, उस बैक्टीरिया के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं था। तो अब जब हम आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को चूहे में डालेंगे तो बताइए चूहे का इम्यून सिस्टम यानी चूहे का शरीर उस बैक्टीरिया को मार देगा। अब बताइए, जब चूहे का शरीर बैक्टीरिया को मार दे रहा है, बैक्टीरिया मर जा रहा है, तो चूहा क्या रहेगा, अलाइव। पहला केस क्लियर, साधारण सी बात है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा इधर आ जाइए और सुनिए गौर से। क्या बोला जा रहा है कि एस स्ट्रेन वाले के पास एक सुरक्षा कवच है, आर स्ट्रेन के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है। अगर इसके पास सुरक्षा कवच है तो ये अपने आप को बचाएगा और दूसरों को मारेगा। अपने आप को बचा रहा है, चूहे को मार रहा है। ये इसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो ये खुद को ही नहीं बचा पाएगा, खुद ही मर जाएगा, तो दूसरे कोई को मार ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया, बैक्टीरिया मरा, चूहा जिंदा, बैक्टीरिया जिंदा, चूहा मरा। उल्टा याद रखेंगे कि चूहा अगर जिंदा है इसका मतलब बैक्टीरिया मरा जा चुका होगा, मर गया होगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया जिंदा रह गया इसका मतलब चूहा को वो मार देगा। क्लियर है, पहला एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट बन देंगे हम इसको। उसके बाद आ जाइए एक्सपेरिमेंट 2 में। अभी तक अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है कि एस स्ट्रेन वाला चूहे को मार दे रहा है, आर स्ट्रेन वाला चूहे को नहीं मार पा रहा है। डन है, आ जाइए सुनिए। अब बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का प्रयोग। हीट किल्ड क्यों किया, ताकि हम एस स्ट्रेन जिसके पास सुरक्षा कवच था उसको पहले कमजोर कर लेते हैं, देखते हैं कि चूहा फिर भी मरता है या जिंदा रहता है। आइए, हीट किल्ड किया है, इस बैक्टीरिया को फिर से चूहे में डालिए। इस बैक्टीरिया को हमने लिया, माइस में डाला। अब देखिए, पहले ही हमने बैक्टीरिया को मौत के घाटों डाल दिया है, यानी पहले ही बैक्टीरिया मर चुका है, तो चूहा बताइए जिंदा रहेगा, अलाइव।
अब बोला जा रहा है कि आपने नोटिस किया कि आर स्ट्रेन में चूहा जिंदा रहा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में भी चूहा जिंदा रहा, लेकिन मरा किस में है? एस स्ट्रेन में। क्लियर हो चुका है। आइए अब इन्होंने बोला कि हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हीट किल्ड बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिला देंगे। यानी अब देखिए तो ना तो हीट किल्ड में चूहा मर रहा था, ना तो आर स्ट्रेन में चूहा मर रहा था, लेकिन जब इन दोनों को मिलाने के बाद चूहे में डाला गया तो वो जो चूहा था वो डेड हो गया। है ना ताज्जुब की बात कि ना तो आर स्ट्रेन में चूहा मरा था, ना तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में चूहा मरा था, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो वो चूहा क्या हो गया? डेड हो गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहीं पर कुछ ना कुछ खेल हुआ है। तो इनका कहने का ये अर्थ था कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया हम करते हैं वो एस स्ट्रेन, इसके पास जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर था कुछ समय के लिए टूटा हुआ था, इस प्रकार से आपको पता है, और आर स्ट्रेन के पास कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर नहीं था, इस प्रकार से था। तो इनका कहना है कि इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल आर में जाता है और आर में क्या का निर्माण करवाता है? ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करवाता है। इसी वजह से आर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस में, और अब ये चूहे को मारना है। कितना सिंपल सा लॉजिक है, सीधी सी बात है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास जो लेयर था वो टूट चुका था, इसकी वजह से वो चूहे को नहीं मार पा रहा था, और आर स्ट्रेन के पास कोई लेयर ही नहीं था, इसलिए वो चूहे को नहीं मार पा रहा था। लेकिन अब हीट किल्ड वाला जेनेटिक मटेरियल आर में आ रहा है और वो एस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एस वाला क्या मार रहा है? चूहे को मार दे रहा है। डन है। यानी इनका कहने का एक ही सेंस था कि कुछ ना कुछ चीज है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तक आती है, और उसके चलते आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। यानी कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा कि आर इज समहाउ कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन बाय द हेल्प ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया। यानी हीट किल्ड की मदद से आर स्ट्रेन किसी प्रकार से एस स्ट्रेन में बदल जा रहा है। तो इनका अभी तक कोई भी कंफर्मेशनल नहीं आया है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, यानी इन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अभी भी वो सवाल सब लोगों के सामने बना हुआ है कि आखिर आपने बोल दिया कि कुछ ना कुछ तो जा रहा है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, लेकिन क्या जा रहा है? इन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया। तो इनके बाद अब ग्रिफिथ ने इतना तो प्रूफ कर दिया है कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इधर उधर जा सकता है एक जीव से दूसरे जीव तक। तो उनके बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मकार्डी, मैक्लियोड, आबरी। 3 नाम है। तीनों ने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा है। गौर से सुनिएगा, इन्होंने बोला कि हीट किल्ड, हीट किल्ड, हीट किल्ड। 3 हम लोग डब्बे लेंगे जिसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को रखेंगे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को रखेंगे, इधर भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को रखेंगे। क्लियर है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिख दे रहे हैं एक जगह, याद रखिएगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ये, यहां भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, यहां भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। अब बोला जा रहा है, आपको पता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कभी भी चूहे को नहीं मार सकता है, हमें कंफर्म है कि ये चूहे को मार नहीं सकता है। हमने बोला कि इसके साथ आर स्ट्रेन मिलाते हैं तो चूहा मरता है, बिल्कुल कंफर्म बात है कि चूहा अब तो सब तीनों केस में मरना चाहिए। लेकिन हमने नहीं, मतलब इन तीनों साइंटिस्ट ने एक जुगाड़ लगाया, एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया कि हम हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया में कुछ एडिशनल ऐड करेंगे। इनका क्या कहना है कि हम एक बार डीएनए डालेंगे, एक बार आरएनएज डालेंगे और एक बार प्रोटीएज डालेंगे। है ना अचंभित बात कि ये एक एंजाइम्स डाल रहे हैं, तीनों में अलग अलग एंजाइम डाल रहे हैं। एक बार डीएनए डाल के देख रहे हैं, एक बार आरएनए डाल के देख रहे हैं और एक बार प्रोटीएज डाल के देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है। तो आइए, जब इन्होंने डीएनए डाला तो डीएनए का नाम ही, एंजाइम का नाम ही कहता है कि हम डीएनए को खाकर खत्म कर देंगे। आरएनए कहता है कि हम आरएनए को खाकर खत्म कर देंगे। प्रोटीएज कहता है कि हम प्रोटीन को खाकर खत्म कर देंगे। जब इसमें डीएनए डाला गया तो इसमें 2 चीजें बची होंगी, पहला तो आरएनए बचा होगा और प्रोटीन बचा होगा। अगर आरएनए डाल रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें डीएनए बचा हुआ होगा और प्रोटीन बचा हुआ होगा। अगर आप इसमें प्रोटीएज डाल दे रहे हैं तो इसका मतलब आरएनए बचा होगा और डीएनए बचा होगा। अब इसके बाद इन्होंने जब चेक किया तीनों बैक्टीरिया को डालने के बाद चूहे को, माइस और माइस, आखिर माइस किस कंडीशन में जिंदा रहेगा, तो बोला इन्होंने कि 2 कंडीशन तो ऐसे थे जिनमें चूहा बेचारा डेड हो गया, मर गया, डेड हो गया, लेकिन एक कंडीशन ऐसा रहा कि वो क्या बन, अलाइव हो गया। बताइए, ये तो हो चुका ताजुब।
फिर से एक और नया एक्सपेरिमेंट, क्या बोला जा रहा है कि 2 बार चूहे तो मर गए, ये तो हम पहले ही से स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जब हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन को डालते हैं आर में तो ये जब चूहे में जाता है तो मार देता है चूहे। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा चीज हुआ है कि चूहे को नहीं मार पाया है, तो इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट में डन किया कि हम जैसे ही डीएनएज नाम का ये एंजाइम डालते हैं तो उसमें डीएनए नहीं रहता है, और जब हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया में डीएनए ही नहीं है तो वो आर स्ट्रेन के पास जाएगा नहीं, और आर स्ट्रेन के पास जाएगा नहीं तो वो आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में नहीं बदल रहा है तो क्या चूहे को मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। यानी इन तीनों ने मिलकर आधा अधूरा अभी बात कंफर्म कर दिया है कि जेनेटिक मटेरियल ही होगा अब डीएनए। लेकिन अभी इनसे 1-2 सवाल पूछे गए तो इन्होंने बता नहीं पाया कि इनसे पूछा गया कि बताओ कैसे किया, प्रूफ दो। यहाँ पर कोई प्रूफ है आपको दिख रहा है? इन्होंने तो बस तुक्का मार दिया कि हाँ डीएनए ही जा सकता है, यही एक रीजन है। इन्होंने कंफर्म भी नहीं किया कि चूहा का बचने का क्या रीजन था, एक्चुअल रीजन क्या था। अब इसके बाद इन तीनों ने बस अभी एक बात कंफर्म की है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए में ही जेनेटिक मटेरियल है, ये इन्होंने नहीं बोला है। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, आ जाइए, जिनका नाम है हर्शे और चेस, हर्शे एंड चेस। अब बोला जा रहा है कि आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट क्या है, किस प्रकार से उन्होंने एक बात बोली है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्या है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्या बोला जा रहा है कि डीएनए ही क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। और ये बात जो है यूनिवोकल है। क्या बात है? यूनिवोकल प्रूफ। यूनिवोकल प्रूफ का मतलब समझिए। सबसे पहले यूनिवोकल का मतलब, अगर हमने बोल दिया कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही होगा, आपको उठना नहीं होगा। जैसे हमने बोल दिया कि आपके आपके जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, कोई भी यहाँ पर झूठ नहीं होगा। उसी प्रकार का प्रूफ देते हुए इन्होंने बोला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा तो होगा, उसके अलावा कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गया? बात समझ में? इतना प्रूफ देने का इनका क्या था भाई, कंसेप्ट क्या था, इन्होंने क्या प्रूफ किया है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने स्टडी की है, किसने? हर्शे और चेस ने स्टडी किया है बैक्टीरियोफेज पे। आप देखिए, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि आप लेक्चर देख रहे हैं तभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बस एक निवेदन करना चाहते हैं, आप जब लेक्चर देखने बैठते हैं तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठा करिए, जिससे आपको जो चीज़ नहीं याद है उसको तुरंत से पॉइंट आउट कर लिए और तुरंत से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर याद होने की संभावना बनती है। ठीक है, आप लिखते जरूर चलिएगा। आइए हमारे साथ में फिर से कि बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है, एक वायरस जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाता है। बताइए, सबको परेशान करने वाला बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को परेशान करने वाला वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। याद रखेंगे कि सबके शरीर में इन्फेक्शन या बीमारी करने वाला होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का भी एक इन्फेक्शन करने वाला चीज है जिसका नाम होता है वायरस, और उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। कैसा बनता है इसका फिगर देख लीजिए, इस प्रकार से फिगर बन जाएगा इसका। पहले तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना देंगे, चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ लिए, और इस प्रकार से इसके पैर बना देंगे, टेंटेकल्स बना देंगे, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भर देंगे। तो अभी हमने जो बैक्टीरियोफेज लिया है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए रखा है, याद रखेंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल हमने डीएनए रख लिया है। और अब आइए, हमने एक बैक्टीरिया बना लिया जिसका नाम है ई कोलाई, जिसका पूरा नाम होता है इशेरिचिया कोलाई। याद हो गया? अब आपके सामने एक बैक्टीरियोफेज दिख रहा होगा और एक ई कोलाई दिख रहा होगा। हमने बोला कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास डीएनए है, और इसके पास भी, ई कोलाई के पास भी अपना डीएनए है, इस प्रकार से समझिए, और इसके पास भी प्रोटीन है, इसके पास भी प्रोटीन है। अब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको पता है हर्शे और चेस कर रहे हैं। हर्शे और चेस ने बोला कि इसके पास जो डीएनए है हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, डीएनए में होता है फास्फोरस, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप में फास्फोरस होगा, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 15 और 31, इस प्रकार से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला कि हम ऐड करेंगे रेडियो एक्टिव, यानी कि हम लोग इस बार 32 और 15 लेंगे। यानी फास्फोरस ने, सॉरी, हर्शे और चेस ने फास्फोरस को कैसा रखा है? 32 रखा है। और इसी का प्रोटीन, अब बोला जा रहा है कि प्रोटीन में सल्फर होता है, सल्फर का नॉर्मल होना चाहिए 16 और 32। इन्होंने जो सल्फर लिया है वो 16 तो लिया है लेकिन 35 लिया है, यानी कि ये लिए गए हैं आइसोटोप्स, वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब बोला जा रहा है कि अब इनके बाद जब ये करवा चुके हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल चुके हैं, इसके बाद ये इन्फेक्शन करवाते हैं।
सबसे पहले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन कराया जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन होगा, पहला इन्फेक्शन कर दिया गया, ये जैसे ही इन्फेक्शन करने जाएगा इस पर इंजेक्ट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल, इसमें भरेगा। अभी हमने नहीं बोला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हम बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा। इसके बाद इसको हमें अलग तो करना होगा ना बैक्टीरियोफेज को, तो यही वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है किताब में जरा देख लेंगे, हम अभी उतना डीप में नहीं जा पाएंगे। बस इतना सुनिए, सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, उसके बाद उसको करवाया जाएगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्यों करवाएंगे? ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, और उसके बाद करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब बैक्टीरिया को अलग और बैक्टीरियोफेज को अलग। अब आपको पता है अगर जेनेटिक मटेरियल नाम का कोई चीज नहीं होता या ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो इसके पास नॉर्मल डीएनए होना चाहिए। देखिएगा, इसके पास डीएनए होना चाहिए था फास्फोरस वाला 31 और सल्फर वाला 32, इस प्रकार से होना चाहिए था। बिल्कुल यही साधारण सी बात है। लेकिन हर्शे और चेस ने जब एक्सपेरिमेंट के बाद जब इस इसिरिचिया कोलाई को देखा तो इसके पास जो फास्फोरस पाया गया वो पाया गया फास्फोरस 32 वाला, और जो सल्फर पाया गया वो सल्फर पाया गया, एक सेकेंड, जो सल्फर पाया गया वो 35 वाला नहीं पाकर 32 वाला पाया गया। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इसिरिचिया कोलाई है इसमें बैक्टीरियोफेज से सिर्फ एक चीज आई है जिसका नाम है डीएनए। यानी कि ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीएनए बैक्टीरियोफेज से कहाँ आया है? इसिरिचिया कोलाई में, यानी वो सल्फर कभी भी यहाँ पर नहीं आया है। तो हर्शे और चेस कंक्लूजन में लिखते हैं कि इसिरिचिया कोलाई जो भी बैक्टीरिया में डीएनए पाया जा रहा है वो रेडियो एक्टिव डीएनए है, जो कि हमने कहाँ देखा था? बैक्टीरियोफेज में देखा था। लेकिन हम इसिरिचिया कोलाई में कोई भी सल्फर ऐसा रेडियो एक्टिव नहीं देखते हैं जो हमने बैक्टीरियोफेज में देखा था। साधारण सी बात है, बैक्टीरियोफेज से एक ही चीज आई है, क्या आई है? डीएनए आई है। यानी यहाँ पर ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल डन हो चुका है कि डीएनए ही क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब बात आती है कि डीएनए या आरएनए बेस्ट कौन है इनमें से? जैसे आपके भी घर में, आपके घर में दो भाई होंगे, एक बड़ा एक छोटा, तो आप लोग दोनों लड़ते होंगे ना कि बड़ा बेस्ट है या छोटा बेस्ट है। तो आप उसमें क्वालिटी देखते हैं कि कौन क्वालिटी के माध्यम से बेस्ट है। सबसे पहले तो पढ़ाई देखेंगे, और दूसरा अगर आप लड़ाई के माध्यम में देख रहे हैं तो कौन ताकतवर है ये देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी कौन कौन सी है। डीएनए, डीएनए में बोला जा रहा है कि ये डीएनए स्टेबल होगा, और आरएनए भाई सीधी सी बात अगर एक स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और बोला जा रहा है कि ये सीधी सी बात अगर स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, किसी से भी अंदाजे ऐसे रिएक्टिव नहीं हो जाएगा, जल्दी से कहीं नहीं जाएगा। और ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। और याद रखेंगे डीएनए जो है इसके पास थाइमीन होता है, इसीलिए ये स्टेबल होता है, और इसके पास यूरासिल होता है। और बोला जा रहा है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि ये खुद का कॉपी खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग के कोई भी टेंडेंसी नहीं है। इसलिए आपके दिमाग में भी बनना चाहिए कि जो डीएनए है बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है किसी भी शरीर में आरएनए से तो ज्यादा। आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल होता है सर? याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ वायरस में, और वैसे वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं रेट्रोवायरस। एग्जाम्पल कोविड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड-19, यानी जिसका नाम कोरोना 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 छाया हुआ था, वो भी एक रेट्रोवायरस था। इसीलिए कोविड-19 बार बार चेंज करता था अपना, कोविड-1 कोविड-2 कोविड-3, यानी बार बार चेंज करने का प्रजाति आरएनए के पास होता है। डीएनए के पास ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर डीएनए के पास चेंज करने की प्रजाति होती, चेंज करता बार बार, तो खुद सोच के देखिए आज इंसान है तो कल किसी और रूप में हम लोग दिख रहे होते हैं। क्लियर हो गया? जेनेटिक मटेरियल बेस्ट कौन हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। यहाँ पर आपको अंतर भी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेकिन अब एक बात बोली जा रही है कि आरएनए वर्ल्ड में जब जाइएगा, आरएनए वर्ल्ड आपका कॉपी में एक टॉपिक है, आरएनए वर्ल्ड क्या बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और आरएनए के बाद ये म्यूटेट हुआ होगा, अपने आप को मोर रिएक्टिव कहता है। भाई हम जल्दी जल्दी रिएक्टिव हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये कहता है कि हम आरएनए हैं, आरएनए रिएक्शन किया होगा तो क्या बनाया हुआ होगा? डीएनए बनाया हुआ होगा, और अब डीएनए स्टेबल हो गया होगा। इसी वजह से जेनेटिक मटेरियल अब क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है, हम कहानी पढ़ेंगे डीएनए की, या उससे पहले सेंट्रल डोग्मा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, आप देख लीजिएगा, फ्रांसिस, हमें अभी थोड़ा सा डाउट में है कि क्या नाम है, हमें लगता है फ्रांसिस क्रिक ही हैं जिन्होंने दिया है सेंट्रल डोग्मा। आप अपने कॉपी में देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि सेंट्रल डोग्मा किसने दिया है। बस इतना याद रखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा है क्या। अगर हम आपको बता दें कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपने मान लेते हैं एक टोटो लिया,
टोटो से आप घर से निकले हुए हैं, फोन किया, या कैब, सबसे अच्छा है कि आपने एक कैब बुक किया है, आप उसको फोन करके बोल रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, ठीक है, तो क्या आप उसको आने का भी पता देते हैं? नहीं। उसी प्रकार से इन्होंने भी बोला कि हम सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि हम डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, वापिस नहीं आएगा, इनका कहना है, सेंट्रल डोग्मा जिन्होंने दिया है। अब बोला जा रहा है कि जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, और जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो उसी प्रकार से सेम आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। कितना आसान है सर, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो ट्रांसलेशन। लेकिन एक और साइंटिस्ट आते हैं, अब इनका कहना है कि तुम ये कह रहे हो, लेकिन हमने तो देखा है रेट्रोवायरस को, और रेट्रोवायरस में हमने आरएनए से फिर डीएनए बनते देखा है, यानी कि यहाँ पर बात आ रही है कि हम अगर गए हैं कहीं और तो वहां से वापस भी आने का दम रखते हैं, यानी आरएनए से डीएनए बनाने का भी दम रखते हैं। यानी कि डीएनए से आरएनए तो बन ही रहा था, आरएनए से प्रोटीन तो बन ही रहा था, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बनने लगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। गौर से सुनिएगा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन रहा है, वापिस आ रहा है, वापिस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिवर्स, तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से तो डीएनए बन ही सकता था, जो सेंट्रल डोग्मा में, सेंट्रल डोग्मा गलत नहीं है, ऐसा कभी भी मत समझिएगा जो सेंट्रल डोग्मा दे रहे हैं भाई साइंटिस्ट लोग, आपने देखा कि हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को भी गलत नहीं मान रहे हैं, बस उसको हम कह रहे हैं कि आपने जो बात कही है, अधूरी बात कही है, उसमें कुछ चीज और ऐड हो सकता है। तो हम कभी भी कोई भी साइंटिस्ट को गलत नहीं मानेंगे, साइंटिस्ट हैं, उनका दिमाग कभी भी गलत नहीं होगा, याद रखेंगे। सेंट्रल डोग्मा को सही साबित अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आया है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स का मतलब ही है उल्टा। अब रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में आप याद रखेंगे कि आरएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है, किस में बन सकता है, रेट्रोवायरसेस में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अब कि हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आ जाइए, गौर से सुनिए। सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम है रेप्लिकेशन। अब यहां पर तो हम रेप्लिकेशन को समझा रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए रेप्लिकेशन का एक पूरा सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देख लेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए, रेप्लिकेशन के लिए कुछ चीज एंजाइम्स याद रखेंगे। सबसे पहला एंजाइम होता है हेलिकेज। अब हम लोग नाम लिखते चलेंगे, काम समझते चलेंगे। अब बोला जा रहा है कि आपने कभी ना कभी डीएनए देखा है, इस प्रकार का डीएनए होता है, तो अब बोला जा रहा है कि एक मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको हम छोड़ रहे हैं, सॉरी, उसका नाम होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको दिया है मेसल्सन और स्टॉल ने। याद रखिएगा, इस चीज को लिख लेंगे कि मेसल्सन और स्टॉल कहते हैं कि ये जो डीएनए आप बना रहे हैं वाटसन क्रिक के अनुसार 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, आपने जैसे ही ये बनाया तो इसको सबसे पहले 5 प्राइम 3 प्राइम को अलग करना होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और अब जो डीएनए बनेगा ये आधा आधा बनेगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला अपना डीएनए बना सकता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला अपना डीएनए बना सकता है। डन है सर, ये होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक डीएनए का निर्माण हो गया, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये एक डीएनए का निर्माण हो गया, यानी ये पेरेंटल और ये नया, यानी कि आप नया न्यू लिख सकते हैं, न्यू डीएनए न्यूली स्ट्रैंड। तो जो बोला जा रहा है जो पेरेंटल होते हैं, जो पेरेंटल होगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं टेम्पलेट का, यानी इनको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट, पेरेंटल या टेम्पलेट। आ जाइए, उसी को समझते हैं गौर से कि क्या बोला जा रहा है रेप्लिकेशन में क्या होता है। सबसे पहले अब एक डीएनए का बनाया गया है इस प्रकार से, सबसे पहले बना दिया गया है डीएनए। अब बोला जा रहा है कि इसको अनबाइंडिंग करना होगा। अनबाइंडिंग का मतलब अगर मान लेते हैं इस प्रकार से डीएनए है तो इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए दोनों हेलिक्स को खोलना है, हेलिकेज, कितना अच्छा नाम है सर, हेलिक्स खोलना है, हेलिकेज से खुल जाएगा। खुल गया, चलिए खोल के दिखाते हैं इस प्रकार से। आ जाइए, हमने बोल दिया कि ये हेलिक्स खुलना चालू हो चुके हैं, खुल गया, यहाँ से खोल रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। डन है, क्लियर हो चुका है। दूसरा एंजाइम,
अब जैसे ही आप अगर खोल रहे हैं डीएनए को, तो ये फिर से अगर मान लेते हैं सालों साल तक कोई तार आपस में उलझे हुए हैं, तो आप ऐसे खोल दीजिएगा, क्या ऐसे रह जाएंगे? कोई चांस नहीं है, वो फिर से तो ऐसे क्वाइल्ड होंगे। उसी प्रकार से डीएनए भी फिर से क्वाइल्ड होना चाहेगा, उसको रोकने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी ये दोनों स्ट्रैंड को ऐसे बाइंड करके रखने का काम करेगा। उसके बाद तीसरा एंजाइम आ जाएगा टोपोआइसोमेरेज। अब टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा? देखिए, जैसे ही आपने कभी ना कभी एक तार को खोला होगा या रस्सी को खोला होगा, जब आप रस्सी को इस प्रकार से खोल रहे हैं, इस प्रकार से एज्यूम करिए कि इस प्रकार से आपने रस्सी खोला, तो ऊपर में घुटना जाता है, जिसको बोलते हैं आप इस प्रकार से हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। तो हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, उसको रोकने के लिए कौन आ जाएगा? टोपोआइसोमेरेज। याद रखेंगे, 3 एंजाइम का काम क्लियर हो चुका है। चौथा एंजाइम जिसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब सर डीएनए बना रहे हैं, आरएनए का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपने पढ़ा भी है अभी तुरंत कि आरएनए से ही डीएनए बना हुआ है। इसका मतलब जब आपको डीएनए बनाना होगा तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज लगाना होगा, एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बनाना होगा, तब जाके आपका डीएनए बन सकता है। तो आइए गौर से सुनिएगा, आरएनए पॉलीमरेज कहां पर लगता है? तो याद रखेंगे 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक सब चीज काम होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर ये 3 है तो इधर इसका उल्टा 5 प्राइम पे लगाएंगे। अगर ये 5 प्राइम है, इधर 3 होता, बिल्कुल इधर 5 होता है। यानी यहां पर हमने लगा दिया है आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर भी लगा चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए का छोटा छोटा सीक्वेंस बन जाएगा। क्लियर है? अब बोला जा रहा है इसके बाद 5वां एंजाइम जो आएगा उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। यानी अब आपका डीएनए सीक्वेंस बनना डीएनए पॉलीमरेज 3, याद रखेंगे नाम है इसका डीएनए पॉलीमरेज 3, जो डीएनए सीक्वेंस बनाता है। कौन सा एंजाइम है जो डीएनए बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। ये आपका आगे डीएनए बनाने का काम इस प्रकार से करना चालू कर देगा। इधर भी काम चालू हो चुका है। क्लियर हो गया? ये अब पहला स्टैंड में आपको दिख रहा होगा। अब आपको पता है कि इतना सा तो हमें बनाना नहीं था, ऊपर भी बनाना था। ऊपर भी खोलिए, आ जाइए। अब हमने पूरा डीएनए खोल के दिखा दिया, इस प्रकार से हो जाएगा। जो हम पहले ही खोल चुके हैं उसको रखेंगे, डन है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि आपने इतना डीएनए तो बना लिया है, अब ऊपर भी बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ऊपर में सेम चीजें होंगी, सेम एंजाइम आएंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार बार आरएनए पॉलीमरेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा ऐसे बनाते जा सकता है। लेकिन उधर वाले स्टैंड में आपको दिख रहा होगा कि उधर वाले स्टैंड में यहाँ पर तो स्टैंड ही खत्म हो चुका है। क्या डीएनए बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यानी इसका मतलब फिर से आपको आरएनए पॉलीमरेज लगाना होगा, बनाना होगा, आरएनए पॉलीमरेज लगाना होगा, डीएनए बनाना होगा। इस प्रकार से बनते जाएगा। यानी अगर हम फाइनल बनाए, यहाँ पर देखिएगा हमने बोल दिया कि टेम्पलेट को हम सीधा करके बना दे रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। और अगर आप डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सा, फिर यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिएगा ये जो छोटा छोटा दिख रहा है वो आरएनए लगाया हुआ है, और जो बड़ा बड़ा दिखा हुआ है वो डीएनए बनाया हुआ। अब बोला जा रहा है कि क्या हमारे डीएनए बनाने में आरएनए का कोई काम है? नहीं है। यानी हम एक अलग से एंजाइम लगाएंगे जिसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज 1, जो किसको हटा देगा? इस आरएनए को हटा देगा। चलिए हटा दीजिए, हट गया, हटा दीजिए, हट गया। यहां पर भी हटा दीजिए, हट गया। अब बोला जा रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि हमने, ठीक है सर, इस प्रकार से डीएनए तो बना लिया, यहाँ पर आगे डीएनए बना दीजिए, इधर भी डीएनए बना दीजिए, डन है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि आप क्या टूटा टूटा रखिए? क्या टूटा टूटा रह सकता है डीएनए? नहीं, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए जो टूटा टूटा सेगमेंट है, इसी को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर एक अलग से एंजाइम आएगा, इसका नाम हो जाएगा डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब यह होता है ग्लू, जोड़ने वाला। यानी अब ये डीएनए लाइगेज इस प्रकार से डीएनए को जोड़कर जैसा डीएनए था वैसा बना देगा। और यहाँ पर फिर से बीच में ए के साथ में टी जुड़ जाएगा और जी के साथ में सी जुड़ जाएगा। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक डीएनए से 2 डीएनए आ चुके हैं। इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। फंडा क्लियर है? आपको अगर 7 एंजाइम क्लियर है तो बारी बारी से 7 के बारे में लिखकर एक बड़ा सा फिगर बना देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम आपके लिए एक बड़ा सा फिगर इसका बना रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन का फिगर आपको बनाना होगा। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब एकदम आसान है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। आइए 5 प्राइम 3 प्राइम है, 3 प्राइम है इधर, तो इधर 5 प्राइम आएगा। अगर इधर 3 प्राइम है तो इधर से 5 प्राइम चालू होगा। 5 प्राइम पर हम लोग सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज लगाएंगे, लगा दीजिए आरएनए पॉलीमरेज, और यहां से डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करना चालू करेगा और यहां से डीएनए बनना चालू हो जाएगा। चलिए बना दीजिए। इधर भी सबसे पहले
आरएनए पॉलीमरेज लगा है तो आरएनए बनाया हुआ होगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया होगा, डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए बनाया हुआ होगा। चलिए इसको थोड़ा सीधा कर दें, यानी यहाँ पर भी डीएनए बनना चालू हो चुका है। आपको पता चल रहा है कि ये रुक रुक के चलेगा, रुक रुक के चलने वाले को हम लोग बोलते हैं लैगिंग, यानी आपने कभी ना कभी खेला होगा गेम, उसमें अगर रुक रहा है तो लैग हो रहा है, लैगिंग है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट चल रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे लीडिंग। इतना आसान है सर, कोई लैगिंग और लीडिंग का कोई भी झमेला ही नहीं रखना है। जो रुक के चल रहा है लैगिंग है, जो बिना रुक के चल रहा है वो लीडिंग हो जाएगा। यही है डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिनल डायग्राम। इसमें बाकी आप एटीजीसी 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 खुद से लगा लेंगे। यहाँ पर भी एटीजीसी 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 हो जाएगा। और यहाँ पर आप एटीजीसी लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर AUGC इस प्रकार से लग जाएगा। क्लियर है? सी के साथ में जी जुड़ता है, जी के साथ में सी, और यू के साथ में ए जुड़ेगा और ए के साथ में टी जुड़ेगा। डन है? क्लियर हो जाएगा? इस प्रकार से आप कर लेंगे। डीएनए में हमेशा एटीजीसी रखेंगे और आरएनए में हमेशा AUGC रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब रेप्लिकेशन का फंडा हम लोग क्लियर करते आ चुके हैं। रेप्लिकेशन याद रखिएगा, किसी भी सेल में एस स्टेज ऑफ सेल साइकिल में रेप्लिकेशन होता है। आते हैं इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पे। ये भी आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप हमसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ रहे हैं, उससे पहले आप हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझ के आए हुए होंगे। तो जब आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था तो हमने बताया था कि ये डीएनए है और डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम जीन बोलते हैं। आ गया होगा याद? यस, ये डीएनए है, इस डीएनए से छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि जब आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना होता है तो कुछ फंडे हैं जो आपको याद करके आने होते हैं। हमने बोला कि ये है आपका डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। हमने डीएनए से डीएनए बनाना सीख चुका है कि दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले अलग होंगे। 5 प्राइम वाला अलग बनाएगा, 3 प्राइम वाला अलग बनाएगा। लेकिन इस बार हम बना रहे हैं डीएनए से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। जब डीएनए से आप आरएनए बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्टैंड आरएनए बना सकते हैं। लेकिन क्या हमारे शरीर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा? नहीं। याद रखेंगे, अगर ये भी आरएनए बना ले इस प्रकार से और ये भी आरएनए बना ले तो ये जो आरएनए है आपस में जुड़ जाएंगे और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाहर आएगा। इस प्रकार से ये आगे कभी भी प्रोटीन नाम का सब्सटेंस नहीं बना पाएगा। तो बताइए, जब ये आगे प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है आरएनए, तो हमारे शरीर में बनेगा ही क्यों? इसका कोई काम नहीं बचा हमारे शरीर में, इसलिए हम कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण नहीं करेंगे। अब सर हम लोग कौन सा स्टैंड लें? आप ये बताइए कि हम लोग ऊपर वाला स्टैंड लें या नीचे वाला लें? तो आपके एग्जाम में अगर नहीं दिया हुआ है तो आंख बंद करके कहीं भी आप कोई भी स्टैंड ले लीजिए, आपका सही होने वाला है। क्यों? हमने बस एक चीजें देखनी है कि यहाँ पर प्रमोटर और टर्मिनेटर देखिए। अगर ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है तो आपको स्टैंड देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गौर से देखिए, हमने बोलते हैं प्रमोटर लगा हुआ है, टर्मिनेटर लगा हुआ है और ये बीच वाला पोर्शन हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रक्चरल जीन का। प्रमोटर का मतलब प्रमोट करना, प्रमोट करने का मतलब चलना, चालू करवाना। टर्मिनेटर का मतलब टर्मिनेट हो जाना, रोक देना। अब बोला जा रहा है प्रमोटर पर कहानी शुरू होगी। प्रमोटर पर अगर कोई कहानी शुरू हो रही है तो आपको पता है जब भी आरएनए या डीएनए बनना चालू होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 5 प्राइम है तो यहाँ पर हम अगर 5 प्राइम करते हैं तो ये हो जाएगा गलत। तो हम गलत चीज क्यों बनाएंगे? सही चीज बनाएंगे। आइए सही चीज बनाते हैं आपके सामने। यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनाता हुआ इस प्रकार से बनाता हुआ चला जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रकार से सीक्वेंस डिसाइड कर देते हैं। चलिए आपके सामने दिया हुआ है ATGC 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 AT। डन है? अब आ गया आरएनए को डिसाइड करते हैं। ए के साथ में U, T के साथ में A, G के साथ में C और G के साथ में G, C के साथ में G, UACG 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 UA। डन है? ऊपर देवाल ले, ऊपर वाले में जरा ध्यान दीजिए, आप लोग गौर से देखिएगा। ये डीएनए का ही तो स्ट्रैंड था, यानी ए के साथ में टी, टी के साथ में ए, जी के साथ में सी और सी के साथ में जी। यानी ऊपर वाला जो सीक्वेंस होगा आपको टी ए सी जी के रूप में दिख रहा होगा। टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। डन है? ऊपर वाला जो सीक्वेंस है, आप ऊपर वाले सीक्वेंस को और इस आरएनए वाले सीक्वेंस को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा TA UA CG CG UA TA UA। यानी कि अगर आप डिफरेंस देख सकते हैं T
और यू में ही डिफरेंस है, यानी जहां पर डीएनए है वहां पर टी है और जहां पर आरएनए है वहां पर यू है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना डिफरेंस है। इसीलिए ऊपर वाला स्ट्रैंड जो डीएनए नहीं बना, सॉरी डीएनए से आरएनए नहीं बना रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोड जैसा, जैसे आप अगर कंप्यूटर वाला कोडिंग जानते हो, हैकिंग वाला कोडिंग जानते हो, तो उसमें कुछ नंबर्स आते हैं, उसको देख कर हमें बताना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम सिर्फ कोडिंग यानी कि यहाँ पर रीजनिंग कर सकते हैं कि जहाँ पर टी होगा वहाँ पर यू हो जाएगा, जहाँ पर टी होगा वहाँ पर यू हो जाएगा, अगर आरएनए है तो फिक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको हम लोग बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और यहाँ पर जैसे ही टर्मिनेटर आएगा, टर्मिनेटर पर कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब प्रमोटर होता है यहाँ पर एक फैक्टर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेटर पर एक फैक्टर होता है रो फैक्टर। सिग्मा एस से स्टार्ट, रो से रोकना, सीधी सी बात, सिग्मा स्टार्ट करेगा, रो फैक्टर रोक देगा, और कहानी यहाँ पर आरएनए बनकर तैयार हो जाएगी। यानी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए बन चुका है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आएगा? गौर से सुनिए। अगर ये डीएनए से आरएनए बना है, इंसान के शरीर में बना है या यूकैरियोट के शरीर में बना है, तो इसमें एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा, एक्सोन होगा, इंट्रोन होगा। सर ये नया कहानी आप कहां से लेकर आ गए? एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन कैसे कर दिया? तो गौर से सुनिए, एक्सोन जो है आगे प्रोटीन बना सकता है, जो इंट्रोन है कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। इसीलिए दोनों तरह के, दोनों प्रकार के आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं HNRNA, जिसका पूरा नाम होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अब आपको सीधा सा सिंपल सा माइंड में जरूर आया होगा कि सर हम किसी भी प्रकार से अगर इंट्रोन को हटा दें तो हमारा तो आरएनए काम का हो जाएगा। तो हम लोग अब करेंगे इसका मॉडिफिकेशन। जैसे आप तुरंत से नया गए बाइक लेकर आए, लेकिन बाइक में आवाज ही नहीं आ रहा है, तो आप उस बाइक का करवा रहे हैं मॉडिफिकेशन ताकि अच्छा दिखे, अच्छा आवाज है। तो इसी प्रकार से हमने आरएनए निकाला है, आरएनए अच्छा काम ही नहीं कर पा रहा है, तो हम इसका करवाएंगे मॉडिफिकेशन और HNRNA से mRNA बनाएंगे। mRNA क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक्सोन और एक्सोन होगा, यानी अब ये अच्छे तरीके से काम कर पा रहा होगा। और उस मॉडिफिकेशन में 3 स्टेप आएंगे। अब आगे हम तीनों स्टेप को क्लियर करेंगे। आ जाइए, सबसे पहला स्टेप आ जाएगा आपका कैपिंग, उसके बाद स्प्लाइसिंग और उसके बाद टेलिंग आ जाएगा। इस प्रकार से 3 स्टेप आ जाएंगे। कैपिंग में याद रखेंगे MGPPP, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट ऐड करते हैं। कहाँ ऐड कर रहे हैं सर? जब हम लोग कैपिंग कर रहे हैं तो ये 5 प्राइम एंड पर ही होगा। डन है सर? यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर हमने एक चीज ऐड करी है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि 5 प्राइम एंड पर इस प्रकार का आरएनए बन चुका है ये। अब बोला जा रहा है ये 5 प्राइम एंड है। अब इसके बाद स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, यानी अब इसमें सिर्फ एक्सोन और एक्सोन रहेगा, और उसके बाद हम लोग 3 प्राइम पर पहुंच जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं टेलिंग। यानी अब ये बन चुका है आपका mRNA, यानी हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए से क्या बना चुके हैं हम लोग? mRNA बना चुके हैं। अब हम mRNA को डिटेल में समझेंगे कि mRNA में क्या क्या चीजें होती हैं और ये आगे किस प्रकार से बढ़ सकता है। डन है? अगर आपको इतना समझ में आ चुका होगा तो आप जरूर से एक बार थम्स अप कर देंगे, ताकि हम आपका कमेंट जब पढ़ें तो हमें फिर से फील हो कि हाँ हमारे बच्चे इस प्रकार से देखकर हमें वीडियो से समझ पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो mRNA, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA में आ जाइए। दो प्रकार के जीव होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो हम लोग दोनों में समझेंगे। पहले तो प्रोकैरियोट, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोट। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनका अगर mRNA देखिएगा इस प्रकार से 5 प्राइम से 3 प्राइम की एंड की ओर, तो यहाँ पर कोई भी स्प्लाइसिंग, टेलिंग और कैपिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट काम का mRNA बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम आएंगे और ये आगे जाकर प्रोटीन बनाना चालू कर चुका होगा। तो अब बोला जा रहा है कि जब एक ही आरएनए हो और उस पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हो, यहाँ पर अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो आपको पता है कि इसमें 70S, 70S और 70S राइबोसोम होगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम।
लेकिन अगर यूकैरियोट में आइएगा तो आपको दिख रहा होगा, अगर एक यूकैरियोट के एमआरएनए को देखिएगा तो आपको सबसे पहले कैपिंग दिखेगा, स्प्लाइसिंग दिखेगा, टेलिंग दिखेगा, यानी ये 3 प्राइम हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा। और अब बोला जा रहा है, हम अगले पेज में लेकर चलते हैं कि यूकैरियोट में क्या क्या चीजें होंगी और किस प्रकार से ये आगे प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। चलिए आ जाइए, एमआरएनए का स्ट्रक्चर हम यूकैरियोट में समझते हैं। सबसे पहले एक सीक्वेंस होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, और आपको जैसा कि पता है इसमें बेसेस रखे हुए हैं, N2 बेसेस, क्योंकि ये आरएनए है तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि AUGC, सॉरी टी गलती से टी आएगा ही नहीं, याद रखेंगे टी कभी भी आरएनए में आ ही नहीं सकता, तो AGC। चलिए इस प्रकार से हमने मान लिया। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज गैमो, नाम याद रखेंगे, जॉर्ज गैमो। ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जॉर्ज गैमो नाम है इनका, ये कहते हैं कि हमारे पास 4 बेसेस होते हैं। कितने बेसेस हो जाएंगे, 4 बेसेस, क्योंकि आरएनए है तो आरएनए के पास 4 बेसेस हो सकते हैं, AUGC। किन्हीं बच्चे को अगर ये बताना पड़ रहा है कि ए का फुल फॉर्म क्या है, यू का फुल फॉर्म क्या है, जी का फुल फॉर्म क्या है, सी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप अपनी क्लास में ध्यान नहीं दिए हैं। फिर से बता रहे हैं, गौर से सुन लीजिए, एडेनिन, यूरासिन, गुआनिन और साइटोसिन हो जाएगा इस प्रकार से। अब बोला जा रहा है कि ये जो 4 बेसेस हैं इनके अगर हम 3-3 के ग्रुप बनाएं, जैसे AUG को एक साथ रख लें, UGC को एक साथ रख लें, GGC को एक साथ रख लें, GG या फिर कोई को भी रख सकते हैं। तो अब बोला जा रहा है कि जब हम 4 ग्रुप को यानी 4 बेसेस को 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो इस प्रकार से 4 का क्यूब हो जाएगा और 64 कोडोन आपके पास आ जाएंगे। यही बात बोला जा रहा है कि 64 कोडोन होंगे। कितने कोडोन होंगे, 64 कोडोन इस प्रकार से आ सकते हैं, जिसमें 61 तो आपके होंगे कोडिंग का मतलब आगे आरएनए बना सकते हैं, सॉरी प्रोटीन बना सकते हैं, 61 काम के होंगे और 3 आपके स्टॉप कोडोन होंगे। याद रखेंगे इस बात को कि 3 आपके कैसे हो चुके हैं, स्टॉप कोडोन, और 61 आपके कैसे हो चुके हैं, आगे प्रोटीन बनाने वाले। इतना याद रखेंगे। और आगे कुछ कोडोन की बातें हैं तो देखिए समझ लीजिए। सबसे पहले तो कोडोन के बारे में, कोडोन क्या है, किसने दिया, क्यों बताया। कोडोन तीन इसमें आ जाएंगे, जैसे हम बात करें 3 ग्रुप आ जाएंगे, जैसे ए आ सकता है, AUG आ सकता है, GG आ सकता है। इस प्रकार से जितना आप कर सकते हैं, टोटल 64 होगा, किया हुआ है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें 3 होंगे जो आपके स्टॉप कोडोन होंगे। आइए स्टॉप कोडोन आपको कौन कौन कोडोन याद रखे हैं, गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले तो स्टॉप कोडोन याद रखना होगा। स्टॉप कोडोन में 3 आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे, ट्रिक है आपका, यू सब में पहले लगा दीजिए, AG आ गए हो जाएगा इस प्रकार से आपका स्टॉप कोडोन, और आपका ए कोडोन हो जाएगा AUG, जो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, यानी स्टार्ट कोडोन कौन हो जाएगा, AUG। क्लियर है। अब कोडोन क्या करता है, किसी भी एमिनो एसिड को लाने का काम करता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोडोन अलग अलग एमिनो एसिड को लेके आने का या बताने का काम करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ आरएनए, हम इसी में समझ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि एक mRNA है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हमने स्टैंड में अपने मन से चूज कर दिया AUG। चलिए यहाँ पर एक और स्टैंड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो T, ओह सॉरी, फिर से T लगा दी, गलती से लग जा रहा है T। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कभी भी T आरएनए पर आएगा ही नहीं। सॉरी, बार बार टी कहाँ से आ जा रहा है ये। चलिए अलग चीज ऐड कर देते हैं, ए कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से यू। चलिए AUG आपको दिख रहा होगा। ऐसा क्यों देखे सर, टी को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए आपको दिखे ना स्टार्ट कोडोन दिख गया। इसके बाद यहाँ पर हम एक और अंतिम में लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। UAG आपको दिख रहा होगा। चलिए गिन लेते हैं, ये तीनों और ये तीनों आ चुके हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट कोडोन सॉरी स्टॉप कोडोन अलग से लगा देते हैं, UAG। गौर से देखें, अब आपको दिख रहे होंगे कि 3-3 के ग्रुप में किस प्रकार से ये कोडोन होते हैं, दिख रहा है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा स्टार्ट कोडोन और यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप कोडोन। ये हो चुका mRNA। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेज देने का काम होता है इसका। मैसेज क्या है, कोडोन्स मैसेंजर है, यानी ये हो चुका है मैसेंजर
आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक और आरएनए आएगा, एक प्रकार का और आरएनए आएगा जिसका नाम होता है आरआरएनए। यानी कि यहाँ पर बीच में इस प्रकार से अगर मान लेते हैं इस चीज को, अगर ये यूकैरियोट का आरएनए है तो यहाँ पर 60S और ये 40S आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। अगर ये राइबोसोम है आरआरएनए है, इसका काम है किसी भी स्ट्रैंड में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ना। याद रखेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ना। यहाँ पर पहले से सीक्वेंस लगे हुए हैं सर, आ जाइए दूसरे पेन से दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर हमने ऊपर देख लिया है AUG लगा हुआ है, उसके बाद GGA लगा हुआ है, AUA लगा हुआ है, AUA लगा हुआ है। चलिए आ जाए। उसके बाद UAG लगा हुआ है। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि आप गौर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक और आरएनए आएगा जिसका नाम होगा tRNA, इन्वर्टेड L देखिए, L ऐसा होगा, इसका जस्ट उल्टा इन्वर्टेड L आकार का होगा जिसका नाम होगा tRNA। अब गौर से सुनिए, AUG आपको दिखा, AUG सबसे पहले लगा हुआ होता है और ये कोड करता है मेथियोनिन को। उसके बाद GGA है, अगर हम मान लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं, तो पहचानने का काम है tRNA का, और tRNA का काम है मेथियोनिन, सीरीन, ल्यूसीन या फिर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को लाने का। अब ये एमिनो एसिड इस प्रकार से लाते जाएगा, यहाँ पर एमिनो एसिड आएगा, फिर से एमिनो एसिड इस प्रकार से आते जाएगा। यहाँ पर इसको जूम करके हम बना रहे हैं आपके लिए। अब देखिएगा, ये जो यहाँ पर बनाया गया है वो लार्जर सब यूनिट, यहाँ पर 3 साइट होंगे APE, एक्सेप्टर, पेप्टाइड, बॉन्ड फॉर्मेशन, एग्जिट। यानी यहाँ पर जैसे ही ये मेथियोनिन को सबसे पहले लेके आया, आ गया मेथियोनिन। उसके बाद चलिए अलग अलग कलर से बनाते हैं, या देखिएगा गौर से। समझने की कोशिश करिएगा, इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हमने दिखा दिया, यहाँ पर आपको अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं। हमने बोल दिया कि सबसे पहले, अब देखिए गौर से दिख रहा होगा, अब यहाँ पर इन दोनों में एक बॉन्ड लगेगा जिसका नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद आगे वाला आएगा, आगे वाला जुड़ना चालू होगा। देखिए अगला कलर है ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पर ब्लू कलर आकर जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको आगे वाला कलर दिख रहा होगा, इस प्रकार से आ जाएगा ये वाला कलर। ये इसके अंदर हो रहा है, यहाँ पर हम बना नहीं पा रहे हैं, इसको आगे घिसकना होगा, ये आगे चला जाएगा और ये इस पर आकर इस प्रकार से आकर अटैच होकर यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एग्जिट होते जाएगा। यानी आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होगा कि किसी भी mRNA प्रोटीन किस प्रकार से बनता है। और उसके बाद ये जो rRNA था इस प्रकार से इस पर स्लाइड करेगा, जहां तक पहुंचेगा। UAG जैसे ही इसको दिखा तो आपको पता है कि UAG के लिए कोई एमिनो एसिड बना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम एक बार DNA से RNA बना के दिखाएं तो देखिएगा, ये हो जाएगा DNA, इससे एक स्ट्रैंड का बनेगा RNA और इस स्ट्रैंड से इस प्रकार से बनकर प्रोटीन तैयार हो जाएगा। अब ये प्रोटीन हमारे शरीर में बन क्यों रहा है, ऐसा क्या काम है प्रोटीन का कि हम इस प्रोटीन को DNA से इतना मेहनत कर बना रहे हैं, या फिर इस प्रोटीन को किस प्रकार से बनाकर हम कहाँ ला रहे हैं, आइए समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन में, प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। याद रखेंगे, जब RNA से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन आ जाएगा। यानी कि आपको जितना भी अभी फंडा हम समझा रहे थे सबका सब फंडा ट्रांसलेशन का था। अब आ जाते हैं जीन एक्सप्रेशन में, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एक सेल बना लें, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है DNA भी होगा। इस DNA के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा। अब इस DNA से सबसे पहले आपने RNA बनाया, चलिए लिखते चलते हैं। DNA है, DNA से RNA बन चुका है, और RNA से अब आपको पता है ये जो RNA बना था हेट्रोन्यूक्लियर बना था। क्यों हेट्रोजीनस न्यूक्लियर है? क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन सब थे। लिख दीजिए एक्सॉन इंट्रॉन इस प्रकार से था। जब अब आगे RNA बनाइएगा जो बनेगा mRNA, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन और एक्सॉन होंगे। अब यहीं पर प्रोटीन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम है ही नहीं। तो इसको सबसे पहले बाहर निकलना होगा न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, यानी ये टहलते टहलते पहले बाहर आएगा, ये mRNA यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अब इस mRNA के पास प्रॉपर राइबोसोम आ चुके हैं, और ये राइबोसोम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए होंगे। और ये mRNA अब हमारे शरीर में क्या बना सकता है?
प्रोटीन बना सकता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, गौर से सुनिए, हमारे शरीर में कोई भी हार्मोन, कोई भी पार्टिकल, कोई भी केमिकल जो है लगभग किस चीज़ के बने हुए होंगे, प्रोटीन के। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की यही बात कर लें, इंसुलिन एक प्रोटीन का ही बना हुआ हार्मोन है, ये अब हमारे शरीर में काम करना चालू कर, यानी आपको एक एक कण कण, यानी इसमें जितना भी पोर्शन है, मॉलिक्यूल से लेकर हमने डीएनए किसी भी बात कर ली, पूरे शरीर के किस प्रकार से कोई भी काम हो रहा है। तो हम आपको ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ये जो चैप्टर है आपको इतना पढ़ाने के बाद खत्म हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। बस आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो उस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो लाइन में दिखती रहे और आपको इस प्रकार से हमसे जुड़कर अच्छा लगेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी चैप्टर है जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ही आपके सामने आएगी। थैंक यू।